बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले जब हमारा प्रोग्राम का आगाज़ होने वाला था, उससे कुछ लम्हात पहले वज़ीर आज़म साहब जो थे वो लाइव थे और वज़ीर आज़म ने पसूर मतलब वहाँ पे वो मुझ तक ये इत्तलात जो पहुँच रही थी वो ये था कि वज़ीर आज़म ने पसूर छावनी सियालकोट का दौरा किया है, अफसरों और जवानों से उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की है। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात है, आप अगले मोर्चों पे जा रहे हैं, आप छावनियों पे जा रहे हैं, अपने जवानों का जो क़ुव्वत इरादी है उसको ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, उनके जज्बों को जो है वो खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मौजूदा हालात में, मौजूदा जो जंगी सिचुएशन हमने पिछले तकरीबन कोई 20-25 दिन जो है वो देखी है, उस सारी सिचुएशन में नाज़रीन नरेंद्र मोदी के हवाले से अगर हम देखें तो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उसके जवाब में पहले मैं आपको वज़ीर आज़म साहब की बात बता देती हूँ जो उन्होंने कही है आज। उन्होंने मोदी के नाम, नरेंद्र मोदी के नाम एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया है और उन्होंने कहा है कि मोदी दोबारा जंग का रास्ता इख्तियार किया तो मुंह की खाओगे, कोई प्लान करोगे तो हमें भी तैयार पाओगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाज़रीन दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दोबारा हमले का सोचा तो जो बाकी बचा है वो भी ख़त्म कर देंगे, हम अमन के दाई हैं। नरेंद्र मोदी वक्त से फ़ायदा उठाएं, अपनी कौम को मज़ीद धोखा ना दें, आओ मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं। पानी का कोई मसला नहीं, भारत की खाम ख्याली है। पाकिस्तान ने इंतहाई सब्र तहम्मुल से काम लिया है, हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने पहलगाम वाक़े के हवाले से बात की कि पहलगाम वाक़े की पेशकश के बावजूद भारत ने जारियत का रास्ता चुना और उन्होंने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने 24 करोड़ अवाम का वक़ार बढ़ा दिया। तारीख़ याद रखे कि दुश्मन की जारियत किस तरह से चंद घंटे में नाकाम बना दी। नाज़रीन, सिर्फ 5 घंटे लगे हमारी अफवाज को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में। 5 घंटे लगे। पहले तो हम डिफेंसिव पोजीशन में थे, जैसी बात है पिछले दिनों ये चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस हुई हैं। पहले हम डिफेंसिव पोजीशन में थे, लेकिन उसके बाद जब हमने मुंह तोड़ जवाब दिया तो सिर्फ 5 घंटे लगे और ऐसी धूल चटाई दुश्मन को कि वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। जो अब हमारे से 10 गुना बड़ी मईशत, जो जंगी साजो सामान के हवाले से अपने आप को बहुत जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे समझता है कि उसके पास मौजूद हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी उसके पास मौजूद है, 4.5 जन के राफेल उसके पास मौजूद हैं। जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा था, पुलवामा इशू के वक्त भी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, काश हमारे पास राफेल होते तो आज ये ना होता। तो मोदी सरकार, आज आपके पास राफेल थे लेकिन इसके बावजूद आपके साथ ये हो गया, यानी कि फेल हो गया आपका, कि राफेल फेल हो गया आपका। सदर डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन इसके अलावा पाकिस्तान और भारत को करीब लाने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा है कि हो सकता है हम पाकिस्तान और भारत को इतना करीब ले आएँ कि ये साथ बैठ कर खाना खाएँ। साथ बैठ के खाना खाने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साथ बैठ के खाना खाएंगे, इतनी कुर्बतें होंगी तो जो हमारे दरमियान मसाइल हैं, स्पेशली मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जिसको मोदी ने ये कहा कि अगर वो बात करेंगे तो पाकिस्तान के जो हमारे आज़ाद कश्मीर है वो उसके हवाले से बात करेंगे, और हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं। इस इशू को, पानी को, दहशतगर्दी को, इन सब को यकीनन एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही बैठ के ये मामला हल होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप इस सारी इलाकाई सूरत हाल में किस हद तक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं, इस सब पर डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं, मेंबर नेशनल असम्बली पीएमएलएन। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर हसन जफ़र साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब से जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दो टोक मैसेज दिया, बहुत क्लियर मैसेज दिया। मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जो पिछले 2 दिन से एक हारे हुए इंसान की तरह, जिस तरह से वो दोबारा से बढ़के मारने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो नाकामयाब है, बुरी तरह फेल हुआ है, और उसकी अपनी आवाम उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। ना उसके बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है, ना उसके अल्फाज में कोई तरतीब दिखाई दे रही है, ना उसके लहजे की वो गरज है जिसमें वो अक्सर ही पाकिस्तान को ललकारता था। इस सब में भी उसने झूठ का दामन नहीं छोड़ा। आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको दो टोक जवाब दे दिया। सर, कितना इफेक्टिव नजर आ रहा है मौजूदा सिचुएशन में आपको ये? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह कि उसकी आवाज में गरज कभी नहीं होती जी, आवाज में बुनियादी तौर। हेलो जी 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 सर।
उसकी आवाज में एक थर्ड क्लास गुंडा नहीं होता। जी जी वही। मतलब मैं इस तरह कहूंगा कि एक गांव शाव में आप जाएं ना तो बाहर सड़क पे ऊपर गली के अंदर बाहर वो जुलूस से गुंडे खड़े होते हैं। वो हर एक नीचे वाले के ऊपर थप्पड़ मार रहे होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं। जब चौधरी आ जाता है तो उसके पाँव में गिर के जूते चाटने लगते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह का कमीना और जलील शख्स है जिसमें ना गैरत है ना शर्म है। ये टोटली बेगैरत इंसान है और इसकी बेगैरती की वजह मैं आपको बारहा बता चुका हूँ। इसकी बेगैरती की जो इंडियन अवाम को भी पता है, इसकी बेगैरती की सबसे वजह यह है कि इसके बाप का नहीं पता कि इसका बाप कौन था, और जिसका बाप का नहीं पता होता उसको जो जिस अलकाब से लोग नवाजते हैं वो आप जानती। तो जिस शख्स की आइडेंटिटी ही पता नहीं है वो साइकोपैथ ही होगा ना, वो मजहबी जनूनी होगा, वो मकबूतुल हवास होगा, उसको कोई डायरेक्शन सही नजर नहीं आएगी। दूसरा ये बुरी तरह से मजहबी खन्नास में रगड़े हुए हैं ना, ये जितने आरएसएस के चमड़े चाटे हैं यही नहीं है, इसका तो गैंग ऑफ फाइव है जिसमें अमित शाह है और एक पढ़ा लिखा जाहिल है जयशंकर जिसको आप कहती हैं, जो वेस्ट अगर उसको कहता है कि भाई आप सीज फायर करो, कहते हैं हमें प्रीच ना करो, हमारे साथ खड़े हो गए। जैसे वेस्ट जो तुम्हारे बाप का नौकर है या तुम कोई आसमान से उतर कर शक्ल देखो चूड़ों जैसी शक्ल है तुम्हारी, तो तुम्हारे साथ आए खड़ा कौन होगा जदीद इंसानों। तो बात यह है कि ये जो कुछ कह रहा था अब इसको पता है कि क्या हुआ है। देखिए पूरा वेस्ट जो है ना, मैं अपनी बात नहीं करता, आप दुनिया का कोई अखबार उठा के देख लें, दुनिया का कोई चैनल उठा के देख लें, उन सब ने डिटेल्स के साथ, और इंडिया के अंदर आप बहुत सारे सोच रखने वाले लोगों को सुन लें। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, परवीन सिहानी को सुन लें, उनके वीलॉग सुन लें, और इसके साथ रवीश कुमार को सुन लें। उन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ पूरी दुनिया ने प्रूव कर दिया है कि इंडियन के 5 रफेल जो है तबाह हो गए। अच्छा, वही नहीं, उसके साथ साथ 3 रफेल हैं और 2, एक मिराज है और एक Su-37 है। जी जी। मार्टिन बेकर की साइट पे जाके देख ले, उन्होंने अपने उससे जो ये इजेक्शन सीट्स जो बनाते हैं, आजकल तो दुनिया टेक्निकल है ना, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। पाकिस्तान का कोई नुकसान होता छुपा नहीं रह सकता था। जब लास्ट टाइम बालाकोट में हुआ था और इंडिया ने क्लेम किया था कि जी हमने पाकिस्तान का F-16 ला दिया है, तो आपको याद होगा कि F-16 की टीम पाकिस्तान आ गई थी लॉकहीड मार्टिन की, चेक करने के लिए कि जितने हम F-16 दिए पूरे हैं या वाकई कोई गिर गया। तो फिर उन्होंने अपनी खबर लगवाई थी, उनकी खबर आई थी कि जी पाकिस्तान के F-16 का स्टॉक पूरा है। तो आजकल कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। ये बेवकूफ बेशरम बेगैरत लोग जो हैं नरेंद्र मोदी जैसे, ये दुनिया की टेक्नोलॉजी को डिनाई करे तो ये वो और बात है। तो अब वो जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें हर चीज जो है वो रोजाना ज्यादा से ज्यादा खुलती जा रही है और आने वाले दिनों में खुलती रहेगी। तो ये तमाम चीजें जो हैं जब हकीकत के तौर पे हो गई तो साफ जाहिर है वो लोग जो अरसे से पाकिस्तान हजरतसराई में इन्वॉल्व हो, जो जाके अब इसके अपने मुल्क में लोग इसकी 56 इसकी छाती को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक वहाँ पे एक सहाफी है, उन्होंने गाना बनाया कि 56 इसकी छाती जो है वो 5 इसकी छाती रह गई, उनका चौकीदार ही चोर है। इसके अलावा एक उनके बहुत बड़े रिलीजियस लीडर हैं, वो ये पंडित हैं, वो उनकी सोशल मीडिया पे आप जाके सुन लें, उन्होंने रिकॉर्ड कराया कि जी पहलगाम में चौकीदार को रोकना चाहिए था। चौकीदार BSF थी, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। उन्होंने कहा अगर लोगों को जाके अंदर कि उन्होंने मारा है तो इसका मतलब है या चौकीदार चोर था या चौकीदार देख गया था, या इसका मतलब है कि कोई और था। तो आप पाकिस्तान पे चेतावनी क्यों लगाते हैं? तो बात कहने का मतलब है कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते और झूठ कभी छुपा नहीं रहता। तो इसलिए अब वो जो कुछ भी आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ये शुड हैव बीन सेड, इससे ज्यादा सख्त अल्फाज में कहना चाहिए। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हो रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए तो उसने पाकिस्तान पे ऐसी फतह दी है जिसके अंदर पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ और हमने जाके दुश्मन के पूरे का पूरा सिस्टम जो उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। S-400 को तबाह कर दिया है हमने, उनके बरामोस के स्टोरेज को तबाह कर दिया, उड़ी का सप्लाई सेंटर उड़ा दिया। लेकिन अब क्या करें उस गूदी मीडिया को, क्या करें उस अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को जो नाजायज औलाद है नवीन अपने इसकी नरेंद्र मोदी की, तो उन लोगों को क्या कर सकते हैं आप? कौन समझा सकता है इनको? तो उनको उसी जबान में मैसेज देना, अगर वो डिप्लोमेसी से बात करें तो पाकिस्तान को डिप्लोमेसी से बात करें। हम सिर्फ बात करते हैं कि इंडियन मीडिया जिस गालियों पे उतरा हुआ है उस मीडिया का इलाज गाली गलौज के सिवा और उनका क्रिटिसिज्म के सिवा कोई इलाज नहीं है उनका।
वो कोई लॉजिक की बात नहीं करते। आप देखती होंगी, आप मीडिया पे जाए वो अब टॉप ऑफ द वॉइस चीखने लगते। पिछले दिनों वो अर्नब चीख रहा था तो वहीं पे उन्हीं की एक लेडी बैठी थी, उन्होंने कहा तुम पहले तो जाके तुम अपना इलाज कराओ ना, या तो तुम पागल हो या तुम जो है वो नशे में हो। तो बात ये है कि जो भी कुछ प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैंने उनकी तकरीर नहीं सुनी, लेकिन जैसे आप कह रही हैं, जो भी उन्होंने कहा है वो उससे ज्यादा कहना चाहिए। और हमने भी बहुत सारे जगह पे जाके उन्हीं के चैनल्स पे कहा है कि अब अगर आओगे ना तो इससे ज्यादा सख्त जवाब देखने को मिलेगा। जो करना है कर लो, एक ओपन चैलेंज है, तुमको जो करना चाहते हो कर लो। लेकिन अब मुझे पता है कि वहां पे जो मीडिया नरेंद्र मोदी को सराउंड कर रहा है, जो अमित शाह जैसे गंदे लोग और जो ये राजा अपना मोहन भगवत जैसे गंदे लोग और अद्वितीय नारायण मिनिस्टर, उन जैसे लोग जो उसको सराउंड कर रहे हैं, वो उसको अभी भी हीरो बना के पेश कर रहे होंगे। और वो अपनी कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी, वहां से लोग कह रहे हैं, उनके मीडिया पे आया कि नरेंद्र मोदी की तकरीर 6 दफा लिखी गई है और 6 दफा उसे उस तकरीर को जो है वो पढ़ने से खातिर भारत में, इंडिया में नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी के नाम से अब पुकारा जा रहा है। इस कदर उनकी आवाम जो है वो उस पर तनकीद करिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, मैं राजा साहब से जान लूँ। राजा साहब, मुझे ये बताइएगा, ओवरऑल अगर हम देखें तमाम सियासी जमातें हमें एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आई, जो कि नज़र आनी चाहिए थी, बहुत अच्छी बात है इंडिया के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारा मुल्क हालत जंग में था, पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ मुत्तहिद थी, जो कि होना चाहिए था। सीसफलाई दीवार जिस तरह से हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, हमारी कौम भी उसी तरह से अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई। अब आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? यूनिटी तो इस वक्त हमें नज़र आ रही है हर तरह से, ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है सर, अब उसको मेंटेन करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वक्त तो ऐसा मिल गया, मौका भी ऐसा मिल गया, सब यूनाइटेड हो गए, अब इस यूनिटी को मेंटेन करना सर आप लोगों की पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राजा साहब ये बिल्कुल हमारी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमतों की हमेशा रही है, और हुकूमत ने उस पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, और उसकी जो कामयाबी है वो उसका सबसे बड़ा सबूत है इस स्ट्रेटजी का, कि जिसमें कौम भी इकट्ठी हुई, जिसमें असेंबली में, सेनेट में करारदादें आई, जिसमें अपार्ट फ्रॉम दैट के पॉलिटिकल हुकूमत, एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि अपोजिशन का काम छोड़ दे और हुकूमत जो है वो हुकूमत का काम छोड़ दे। वो वाली चीजें, वो डिवाइड तो इंडिया में भी है और दुनिया के हर मुल्क में हालत जंग में भी होती है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इस इशू का, कि जहां पर पाकिस्तानी कौम जो है वो असाकरे पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर यकजहती के साथ खड़े हुए, और इन्होंने हिंदुस्तान को ललकारा, आवाज दी, और फिर जो पाकिस्तानी कौम ने, यानी एक तो अफवाज पाकिस्तान थी, वो तो थी, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने भी जिस तरीके से जज्बे की, जुर्रत का मुजाहरा किया, आप रोज सोशल मीडिया पे नजर आती हैं कि मिसाइल बैटरीज मिसाइल फायर कर रही हैं, और वहां पर ही साथ ही खलियानों में सैकड़ों की, दर्जनों की तादाद में बच्चे और अफवाज के पास बैठ के मिसाइल चलवाए जा रहे थे, बैठ के मिसाइल चलवा रहे हैं। उनके बस नहीं चल रहा था कि वो ये फरमाइश करते कि जहां ये गिर रहे हैं हमने वो जगह भी जाके देखनी है। तो यानी ये हालत थी। तो ये हर लिहाज से एक मुकम्मल, और जो सबसे बड़ी बात है कि ठीक है हमने जज्बे का मुजाहरा किया, हमने जुर्रत का मुजाहरा किया, लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट होती है जिसको हिकमत अमली कहते हैं। और पाकिस्तान को इस दफा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो कामयाबियां हासिल हुई जो इससे पहले कभी जंग में हासिल नहीं हुई। आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें कि भारत का पहले तो पहलगाम का बयानिया, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा, वो फेल हुआ, और फिर दौरान जंग भी। और सबसे बड़ी कामयाबी आप देखें कि शिमला मुआहदे के तहत, और उसके बाद हिंदुस्तान का हमेशा से ये तकाजा रहा, हमेशा से ये दावा रहा कि कश्मीर का या जितने भी इश्यूज हैं ये बायलैटरल हैं, ये यानी दो मुल्कों के बाहमी हैं, इसमें किसी तीसरे को हक नहीं है, और उसने हक किसी तीसरे को नहीं दिया। उसके बाद वो इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ।
अब पहली दफा यह हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब कहा कि कश्मीर समेत हम इस इशू पे किरदार अदा करेंगे, तो असल मिर्चें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मोदी को और भारतीय हुकूमत को यह लगी कि उनका जो 71 के बाद शिमला मुआहदे के बाद, और पाकिस्तान इज सिग्नेटरी टू शिमला अकॉर्ड, कि जिसमें बिल्कुल यह फैसला हुआ था कि तमाम मामलात जो हैं बाहमी तौर जी। पे दो ममालिक बायलैटरल, ये भारत की उस वक्त, उस जमाने में चूंकि उस वक्त हमारे 93,000 जंगी कैदी भी थे और पाकिस्तान उस वक्त जरा मुश्किल हालात में था, तो वो शर्त उन्होंने उसमें मनवा ली थी। लेकिन अब जब दुनिया के तमाम ममालिक इस बात का इदराक करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोर इशू जो है वो कश्मीर का इशू है, तो जब तक वो हल नहीं होगा तो इस पे भी एक मिर्चें लगी। और ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत की बहुत बड़ी नाकामी है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का बयान आना और दुनिया के दीगर ममालिक का कि इन इश्यूज पे हम मेडिएशन करेंगे, यानी मेडिएशन का जो है, जो एक किरदार किसी तीसरे मुल्क का, वो बजाते खुद भारत के उस जो मौकफ है सफारती, उसकी नफी है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की जंगी मैदान के बाद सफारती मैदान में। इसके अलावा बिल्कुल सही कह रहे हैं राजा साहब। डॉक्टर साहब की तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन की ऑफ़र की है, ये पाकिस्तान के 60 ईयर्स ओल्ड स्टांस की विक्ट्री है। 1957 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब अमेरिका गए थे, तो उस वक्त ये वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ ये बात हुई थी। उसके बाद अब किसी ने मीडिएशन की बात की है, लेकिन आपको लगता है कि ट्रंप साहब जो हैं अपने दौरे इक़्तिदार में ये मीडिएशन करवा सकेंगे? मोदी सरकार, या जो मैं हिस्ट्री देखती हूँ, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है अभी तक की इंडिया की मुख्तलिफ उनकी सियासी जमातों को लेके, वो हमेशा जब भी कोई बात होती है, जब भी वो कहीं फंसते हैं, या जब भी वो उनको शिकस्त अपने सामने डांस करते हुए नज़र आती है, तो वो या तो वो डायलॉग की बात कर लेते हैं, लेकिन या फिर वो जो है वो सीज़ फायर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो रियलिटी अभी तक की सामने आई है, वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। मसला कोई हल नहीं हो पाया अभी तक इस तरह से। अभी आपको लगता है बाय एंड लार्ज ये मसला हल हो जाएगा कश्मीर वाला? थैंक यू फायदा साहबा। ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। ट्रंप साहब ने जो किया है उसके ऊपर तो इंडिया में भी बड़ी ले दे हो रही है मोदी की, कि जी इसने जो बायलेटरल इशू था, तो जब ट्रंप साहब ने ये बात की तो इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, अपनी तकरीर में उसका जिक्र तक नहीं किया। और फिर जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया शुरू में कि उनके ऊपर इतनी लान तान हो रही है, लेते हो रही है, तो अब इससे एक और क्राइसिस क्रिएट हो रहा है जिसका मुझे खतरा महसूस हो रहा है। वो ये कि मोदी की पोजीशन डोमेस्टिकली इतनी खराब हो रही है या होती जाएगी आने वाले दिनों में, उसके बाद वो कोई जो है एग्रेसिव, कोई गंदा इकदाम ना कर ले पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे कि इस वक्त वहाँ जो गोदी मीडिया है, जो मोदी साहब की गोद में बैठा हुआ है, वहाँ पे ये एक बात मुसलसल चल रही है कि जो उनका मिसाइल वहां पे लगा के सरगोदा एयरबेस पे, तो वहां कोई न्यूक्लियर वेपन्स थे टनल के अंदर, वो वहां लग गया और वहां कोई रेडिएशन खारिज हो गई। बिल्कुल बकवास है, बेसलेस बात कर रहे हैं और इसको किए जा रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने सोचा कि ये बात कर क्यों रहे हैं, हालांकि ये खुद इतना डिस्क्रेडिट हो गए हैं, सारी दुनिया में इनका मजाक उड़ाया, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रही है इस किस्म की बातें करने से। मकसद क्या है इसके पीछे? एक तो जी अपनी आवाम को दिखाना चाह रहे हैं कि जी हमने को बहुत बड़ा तीर मार लिया है, जो इनसे लगा नहीं है वो तीर। लेकिन इसके साथ एक अंदर दबी हुई चीज देखें कि ये अभी इसराइल की तरफ से इनको आई है रीइंफोर्समेंट। कल जयपुर में 5 जहाज उतरे हैं अब, और ये इसराइल ने, उनके लीडर ने भी, नेतन्याहू ने भी ये कहा था कि ऐसे मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं जिनके पास नहीं होने चाहिए। ये इसराइल और ये मिल के ही कर रहे हैं। अब हमें खुल के नाम लेने में इसलिए कोई हर्ष नहीं है, क्योंकि हमने तो उनके ड्रोन्स भी अपने सरों पे खा लिए हैं। ये इसराइल वाले जितने भी उन्होंने भेजे थे यहाँ पे इजरायली ड्रोन, सब पाकिस्तान में उनका वेपन फायर हो गया। और ये भी अब बातें सुनने में आ रही हैं कि उनके पायलट्स भी वहां जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन पायलट्स इतने निठल्ले हैं कि उनसे जहाज सही तरह उड़ता नहीं है। तो मतलब ये है कि अब ये चीजें तो ओपन हो गई ना, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं रही, तो इसमें अब करने में क्या है। तो ट्रंप साहब का जो आपने कहा, वो पाकिस्तान को अपीज कर रहे हैं। अपीज ये कर रहे हैं कि ये बुरा तो उन्हें बहुत लगा जो पाकिस्तान ने किया इंडिया के साथ, तो
तो सवाल ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने एक पावरफुल कंट्री भी कह दिया, उसको बराबरी की हैसियत भी दे दी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपका इंडिया है, तो पाकिस्तान को अचानक इतनी अहमियत क्यों देनी शुरू हो गए ट्रम्प साहब? अब जरा इस पे गौर करें कि उन्हें खतरा ये है कि पाकिस्तान टोटली इनके साथ इनसे जान छुड़ा के अमेरिका से चाइना के साथ पूरा खड़ा ना हो जाए जाके। तो इसलिए वो अपने तौर पे गुंजाइश निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया से जो उनको तवक्को थी कि ये खड़े होंगे चीन के आगे, ये तो ढेर हो गए 4 दिन में पाकिस्तान फौज के आगे, तो चीन के आगे ये इन्होंने कहां से खड़े होना था? इन्हें जो 20 साल खिला खिला के मोटा किया, चौथी मईशत बन गई, तीसरी मईशत बन गई और पहली बन जाएंगे, ये जो वहां एक तमाशा हो रहा था, और जिस तरह की वो बातें और उनकी एरोगेंस बन गई थी इंडिया की, अब उनको ये धक्का लगा है। ट्रम्प साहब को तो अब ये ख्याल आया कि ये तो हमने गलत घोड़े पे पैसे लगाए हुए थे, ये तो किसी काबिल नहीं है, ये तो मुंह के बल गिर पड़े 3 दिन के अंदर जाके। इन्होंने क्या लड़ना है कहीं किसी जगह खड़े होकर? और एक फौज जिसकी इतनी जग हसाई हो गई, मतलब अफ्रीका में, यूरोप में, चीन में, कहां दुनिया में इनके मीम्स नहीं बने? आपने भी देखे, हमने भी देखे, सारी दुनिया देख रही है, मजाक बन रहा है इनका, वो सरों के ऊपर जहाज लगा के तो वो गाने बन रहे हैं, ठीक है ना जी। तो जब ये एक जग हसाई, और उसके बाद फिर ये भी खबरें आपने सुनी कि वो अमरप्रीत सिंह साहब जो हैं, जो एयर चीफ हैं, वो एक रीजनेबल ऑनरेबल ऑफिसर हैं, उनके साथ हिंदू ऑफिसर्स 4 ने उनके साथ हाथापाई की, बदतमीजी की गई। अब एक ये माहौल अलहदा चल रहा है, तो वहां पे बहुत गंद पड़ गया है इंडिया में। फिर जो मुसलमानों की दुकानों के साथ, उनकी प्रॉपर्टी के साथ वो हिंदुत्व, हमारा हिंदुत्व तो अब इस लेवल पे चली गई है कि जिस ऑफिसर ने, जो उनका फॉरेन सर्विस का अफसर है विक्रम मिस्री साहब, उनकी बेटी के बारे में गंदी बातें और उनकी सारी, यानी कि वहां कोई लिमिट डिफाइन नहीं रह गई कि जो आदमी आपकी मर्जी की बात ना करे उसके साथ आप गाली गलौज 1 मिनट में शुरू कर दें, उसके घर वालों की, उसके बहन बेटी भी इज्जत किसी की महफूज नहीं है उस आदमी की। देखे वो एक मतलब फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हमें उससे तो प्रॉब्लम नहीं है। एक फौजी जो अपनी कौम के लिए लड़ रहा है, वो एक ऑनरेबल काम कर रहा है, हमें उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अमरप्रीत सिंह साहब हो गए, ये हो गए, ब्रिगेडियर साहब एग्री करेंगे मेरी इस बात के साथ कि एक सोल्जर तो सोल्जर है, एक ऑनरेबल काम कर रहा है, उसको आपने किसी गलत जगह चढ़ाई पे लगाया हुआ है, तो ये उसका कसूर तो नहीं है ना। तो एक सोल्जर तो ऑनरेबल आदमी होता है। उनके यहाँ ये कोई तफरीक नहीं रह गई। हम तो मतलब दुश्मन के सोल्जर को भी ऑनरेबल कह रहे हैं, या वो मिस्री साहब है, वो अपनी सर्विस कर रहे हैं, तो वहां तो कोई लिमिट डिफाइन नहीं रह गई ना कि आप के हिंदुत्व के जो अगेंस्ट जाए, तो अब हिंदुत्व ही की देखिएगा, हिंदुत्व वाले ही अब मोदी की भी ये इनके कपड़े उतारेंगे कि भाई तुमने ये तकरीर क्यों की, और उनकी तरफ से ये बैकलैश आ रहा है। अब उस प्रेशर में आके मोदी कोई गंदी हरकत करने वाला है, ये मेरा पर्सनल एक उसमें असेसमेंट है। मुझे ये खतरा है कि अगले 10, 15, 20 दिन, 1 महीने के अंदर ये अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को बचाने के लिए, उस ताक को बहाल करने के लिए कोई ऐसा इकदाम ना कर दे, और उसमें इनके साथ इनको कुमक भी आ गई है। ये जो जहाज उतरे हैं 5, उसमें रीइंफोर्समेंट आई है, जैसे भी वो कर रहे हैं, जो भी सोच है, बट मेरा फियर ये है कि ये इस किस्म की जो सिचुएशन इंडिया के अंदर इंटरनली बनी है, इंटरनल पॉलिटिक्स जैसे वहां चल रही है, वो उसके अंदर वो इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं, जो बिल्कुल बहुत प्रेशर है, वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ बदतमीजी का माहौल है, वहाँ घटिया लोगों का कब्जा है सारे निजाम पे। बात करने की वैसे ही नहीं है, मैनर्स कहें तो वो वैसे ही वहां पे नहीं है। सवाल नहीं पैदा होता। हजीमत उन्होंने शिकस्त की उठा ली है, तो वो जिस तरह से उनपे तनकीद की जा रही है, वो उनके खुद के लिए मैं अपने मीडिया के लोगों को बहुत दाद देना चाहूंगा, फायदा साहिबा, आप लोग जैसे लोगों को, कि इतनी क्राइसिस, मतलब एक मुल्क ने नाजायज हमला किया हमारे ऊपर, जिस तरह से हमारे मीडिया ने उसे हैंडल किया है, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने ऑनरेबली
सारी दुनिया ने देखा दोनों कौमों का फर्क। तो आज जिस दो कौमी नजरिए पे ये हमारे ऊपर तनकीद कर रहे थे, जो जनरल साहब ने तकरीर की, और उसके ऊपर हम जानते हैं कि वहां क्या बातें हुई, तो आज वो दो कौमें कैसे अलग हैं सारी दुनिया ने देख लिया। एक कौम का ये रवैया है और दूसरी कौम का ये रवैया है, दे आर नॉट वन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रवैयों का और मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नाज़रीन, मीडिया ने सिर्फ यहाँ आके हमने आप तक बात नहीं पहुँचानी होती, पूरे हक़ाइक़ के साथ आप तक, पूरे मैनर्स के साथ आप तक बात पहुँचानी होती है। डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो नाज़रीन ब्रिगेडियर साहब से जानेंगे कि मीडिएशन की एक दफ़ा पहले भी कोशिश कर चुका है अमेरिका वादा करके, और उसके बाद अपना मुफाद पूरा करने के बाद वो अपने वादे से उस तरह से मुकर गया, तभी तो आज दोबारा मीडिएशन की ज़रूरत पड़ रही है। अब की दफ़ा क्या प्रॉमिस फुलफ़िल हो जाएगा? एक ब्रेक के बाद।